मुझे अपनी पत्नी के बैग में ल्यूब्रिकेंट की आधी खाली शीशी मिली, जबकि मैंने कभी उसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने सुपर ग्लू की 2 बोतलें खरीदी और उन दोनों को पूरी तरह से उस शीशी के अंदर खाली कर दिया। आधी रात को मेरा कुत्ता पागलों की तरह भौंक रहा था और मेरी पत्नी की आधी टांग गायब थी। सिर्फ कुछ ही दिन पहले मेरी पत्नी अपनी मनपसंद ब्लैक स्टॉकिंग्स, काली जुराबें पहनकर एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी। जो इंटरव्यू सिर्फ 3 मिनट का होना चाहिए था, वो पूरे 3 घंटे की लंबी आफत बन गया, जबकि मैं कंपनी के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। इंटरव्यू बस खत्म ही हुआ था जब मैंने देखा कि उसकी स्टॉकिंग्स जगह जगह से फटी और फटी थीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने शांत रहने की कोशिश की और खुद को समझाया ताकि ज्यादा न सोचूं, लेकिन जब वो अपने जूते बदलने के लिए नीचे झुकी तो मैंने उन फटी हुई स्टॉकिंग्स पर कुछ चिपचिपा सा देखा। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब मैं कमरे में वापस आया तो रॉक्सी गहरी नींद में सो चुकी थी। मैं बिस्तर पर लेट गया, पर मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मेरा कमरा उन फटी हुई स्टॉकिंग्स की यादों और उसके अजीब तरीके से चलने के ख्यालों से भर गया था। बड़ी मुश्किल से देर रात जाकर मेरी आंख लगी। अगले दिन जैसे ही मैं उठा, रॉक्सी तैयार होकर बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। उसने वही व्हाइट शर्ट और पेंसिल स्कर्ट पहनी हुई थी। मैंने उसे 1-2 बार गौर से देखा। उसने अभी भी ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनी हुई थी, लेकिन जब वो काम से वापस आई तो स्टॉकिंग्स गायब थीं। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, उसने गुस्से में अपने बैग से एक स्टॉकिंग्स का जोड़ा निकाला। बस से उतरते वक्त वो किसी चीज से फंसकर फट गई थी। मेरा गुस्सा शांत हुआ और मैंने राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे मैं फालतू में शक कर रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसके हाथ में मौजूद स्टॉकिंग्स पर पड़ी, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरी पीठ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। रॉक्सी साफ साफ झूठ बोल रही थी। सुबह उसने ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनी थी, लेकिन जो वो अभी हाथ में पकड़े हुए थी वो स्किन कलर त्वचा के रंग की थी। ये मेरे लिए एक बड़े झटके जैसा था। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो मुझे धोखा दे रही है। उसी पल जब वो आगे झुकी तो मुझे उसकी जांघ के अंदरूनी हिस्से पर गहरे लाल रंग के कई निशान साफ दिखाई दिए। त्वचा के नीचे फटी हुई खून की नसों के निशान, यानी हिकीज, लव बाइट्स। रॉक्सी और मैं कॉलेज के दिनों में पार्ट टाइम जॉब करते वक्त मिले थे। ग्रेजुएशन के बाद हमने साथ में एक बिजनेस शुरू किया। हर सुबह हम इन्वेस्टर्स के चक्कर काटते थे, रिजेक्शंस झेलते थे और लोगों का रूखा बर्ताव बर्दाश्त करते थे। हर रात हम मुस्कुराते हुए क्लाइंट्स के साथ तब तक शराब पीते थे जब तक कि हमें उल्टी न हो जाए। सबसे मुश्किल दिनों में हम नाश्ते की दुकानों से उबले हुए बंद खरीदते थे और दोपहर के खाने के लिए उसमें चुपके से अचार और कद्दूकस की हुई मूली मिला लेते थे। किस्मत से हमारी मेहनत रंग लाई और हमारा बिजनेस आखिरकार चल पड़ा, जो धीरे धीरे एक छोटी सी फर्म से एक बहुत बड़ी कंपनी में बदल गया। उस दिन रॉक्सी ने कहा कि वो अब और काम नहीं करना चाहती और घर पर रहकर एक अच्छी पत्नी बनना चाहती है। मैं मुस्कुराया और तुरंत मान गया। उसने अच्छे बुरे हर वक्त में मेरा साथ दिया था, इतने सारे समझौते किए थे। तब से वो आराम से घर पर रहने लगी। हर दिन शॉपिंग पर जाना, नेल आर्ट करवाना और ब्यूटी पार्लर जाना उसका रूटीन बन गया। उसने मेरा ख्याल रखना भी नहीं छोड़ा। हर सुबह मेरा सूट परफेक्ट तरीके से इस्त्री किया हुआ मिलता था और हर शाम जब मैं घर आता तो एक गर्मा गर्म, ताज़ा और स्वादिष्ट खाना मेरा इंतजार कर रहा होता था। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो रिश्ता मुझे लगा हमेशा के लिए था, वो सिर्फ 3 छोटे सालों में ही खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये सब कब शुरू हुआ, पर वो शिकायत करने लगी थी कि उसकी कार उसकी सहेलियों की कार जितनी अच्छी नहीं है, उसके डिजाइनर बैग्स लेटेस्ट मॉडल के नहीं हैं। और कभी कभी जब मैं काम से घर लौटता तो डाइनिंग टेबल पूरी तरह खाली होती और घर में कोई अपनापन महसूस नहीं होता था। पर मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने और पैसे कमाने के लिए दिन रात एक कर दिया था, ताकि वो एक बेहतर जिंदगी जी सके। अगर उसकी कार अच्छी नहीं थी तो मैं उसे नई कार दिलाने के लिए और मेहनत करता। अगर उसका बैग पुराना मॉडल था तो मैं उसे नया खरीद कर देता। अगर घर में खाना नहीं होता तो मैं खुद पका लेता। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे धोखा देगी। सिर्फ उसके बारे में सोचकर ही उसकी बेवफाई का वो ख्याल मुझे पूरी तरह तोड़ रहा था और मैं चाहकर भी खुद को शांत नहीं रख पा रहा था। अगले दिन उसके काम पर जाने के बाद मैं सीधा उसी कंपनी की तरफ निकल गया जहां वो काम करती थी। मैंने वहां एक बेसिक लेवल की पोस्ट चुनी और अपना रिज्यूमे भेज दिया। आधे घंटे से भी कम समय में एचआर ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। मैंने अपने सूट का कोट उतारा, एक चेक शर्ट और जीन्स पहनी और इंटरव्यू देने कंपनी पहुंच गया। इंटरव्यू लेने वाली एक कम उम्र की लड़की थी। उस बेसिक नौकरी के लिए मेरा रिज्यूमे एकदम परफेक्ट था। थोड़ी देर बातचीत के बाद उसने मुझसे अगले ही दिन से काम पर आने को कह दिया। अगली सुबह मैं भागते दौड़ते कंपनी पहुंचा और कोने की एक सीट चुनकर बैठ गया। उस जगह से मैं बिना किसी की नजरों में आए ऑफिस के हर इंसान पर नजर रख सकता था। आधे घंटे बाद रॉक्सी आखिरकार ऑफिस पहुंची। उसने अभी भी वही शर्ट, पेंसिल स्कर्ट और स्टॉकिंग्स पहनी हुई थी। रॉक्सी की सीट ठीक बॉस के केबिन के बगल में थी।
पूरी सुबह मैं छुपकर उस पर नजर रखता रहा ताकि उसके लवर का पता लगा सकूं। वो पूरी सुबह बस अपनी सीट पर बैठकर फोन से खेलती रही, बार बार अपना मेकअप और लिपस्टिक ठीक करती रही। उसने अपना कंप्यूटर तक ऑन नहीं किया। सीरियस होकर काम करना तो दूर की बात थी, मैं अभी अपने ख्यालों में खोया ही था कि अचानक रॉक्सी उठी और अपने पीछे बने बॉस के केबिन के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। इसके तुरंत बाद केबिन की खिड़की के पर्दे धड़ाम से बंद कर दिए गए। लगभग 1 घंटे बाद केबिन का दरवाजा दोबारा खुला और रॉक्सी बाहर आई। उसके होंठ सूजे हुए थे और शर्ट पूरी तरह सिकुड़ी हुई थी। वो अपने बिखरे हुए बालों को झटकते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। मैं बिना पलक झपकाए वॉशरूम की तरफ देख रहा था। तभी मेरे साथ काम करने वाले साओ पेन ने मुझे कोहनी मारी। अरे भाई, उस लड़की के बारे में सोचना भी मत, वो पहले से ही किसी और की अमानत है। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींची और अचानक उठ खड़ा हुआ। साओ पेन बुरी तरह चौंक गया और बुदबुदाया, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अपनी शक्ल तो देखो। मैं बिना रुके सीधे बॉस के केबिन की तरफ बढ़ता गया। मैं उसके दरवाजे के सामने से धीरे से गुजरा। अंदर सोने के फ्रेम का चश्मा पहने करीब 30 साल का एक आदमी अपने सूट की पैंट की जिप बंद कर रहा था। वॉशरूम से लौटने के बाद रॉक्सी वापस अपनी डेस्क पर आ चुकी थी और सिर झुकाए अपने फोन में लगी थी। काम खत्म होने के बाद मैं जानबूझकर 1 घंटे से ज्यादा समय तक कंपनी के बाहर ही टहलता रहा। जब मैं घर पहुंचा तो वो बस अभी अभी नहाकर निकली थी। 30 डिग्री से ज्यादा की इस भयंकर गर्मी में भी उसने पूरी आस्तीन का नाइट सूट और लंबी पैंट पहन रखी थी। मैं पल भर में सारा माजरा समझ गया और जानबूझकर उससे पूछा, इस कड़कती गर्मी में फुल स्लीव्स क्यों पहन रखी हैं? रॉक्सी हकबका गई। वो, कुछ दिनों में मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। तुम ही तो हमेशा कहते हो कि खुद को गर्म रखा करो, क्या ऐसा नहीं है? हाँ, तुम्हें खुद को संभाल कर रखना चाहिए। मैंने सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। शायद मेरी नजरें कुछ ज्यादा ही तीखी थीं, क्योंकि रॉक्सी मुझसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ठीक जब वो पूरी तरह से टूटने ही वाली थी, मैंने आराम से कहा, पिछले कुछ दिनों से प्रोजेक्ट का काम बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं कुछ दिन गेस्ट रूम में ही सो जाऊंगा। मुझे रात में देर तक काम करना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी नींद खराब हो। मेरी बात सुनते ही रॉक्सी ने तुरंत चैन की सांस ली और वो पूरी तरह से रिलैक्स हो गई। हाँ, काम सबसे जरूरी है, तुम उसकी चिंता मत करो। इतना कहने के बाद वो अपने कमरे की तरफ ऐसे भागी जैसे कहीं से जान बचाकर भाग रही हो। उसे बिना एक पल सोचे धड़ाक से दरवाजा बंद करते देख मैं मन ही मन नफरत से मुस्कुराया। जाहिर है वो राहत महसूस करेगी ही, वरना वो अपने पूरे शरीर पर बने उन अजीब निशानों को कैसे छुपाती, और मेरा उसके साथ एक ही कमरे में रहना उसके लिए कितनी बड़ी आफत होता। मुझे डर था कि कहीं मैं अपना आपा न खो बैठूं। अभी सही मौका नहीं आया था, भले ही ये सब कितना भी घिनौना था, पर फिलहाल मुझे बस बर्दाश्त करना था। अगले कुछ दिनों तक रॉक्सी हमेशा की तरह काम पर जाती रही, लेकिन वो हर दिन बॉस के केबिन में 1-2 घंटे जरूर बिताती थी। कभी सुबह तो कभी सुबह और शाम दोनों वक्त। सच में ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑफिस के काम में बहुत ज्यादा बिजी हो। दिन के समय मैं उस कंपनी में बस टाइम पास करने का नाटक करता था, लेकिन असल में मैं छुपकर सब पर कड़ी नजर रख रहा था। रात को मैं वापस अपने खुद के ऑफिस जाता ताकि जरूरी डॉक्यूमेंट संभाल सकूं, पर मुझे कभी कोई ठोस सबूत जुटाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तभी उस दिन रॉक्सी, जो आमतौर पर ऑफिस में सिर्फ अपने फोन से खेलती रहती थी, अचानक अपने कलीग से भिड़ गई। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हर दिन ऑफिस की साफ सफाई के लिए सफाई वालों का इंतजाम करता था और इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई थी। उस महीने का सफाई का बिल भी हमेशा की तरह पास होने ही वाला था, पर रॉक्सी ने उसे रुकवा दिया। इतनी छोटी सी चीज के लिए सफाई वाले को रखने की क्या जरूरत है? क्या कर्मचारी काम खत्म होने के बाद खुद सफाई नहीं कर सकते? एक सफाई वाला महीने के 6000 युआन लेता है। क्या आप लोगों को लगता है कि पैसा पेड़ों पर उगता है? पहले सफाई का बजट रोको। एडमिन मैनेजर, जो करीब 40 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी था, रॉक्सी के इन ताबड़तोड़ सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रॉक्सी अब कंपनी में ऐसे रौब झाड़ती थी जैसे बॉस की पत्नी हो, और मैनेजर सिर्फ जी हजूर करते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला सकता था। अपनी भड़ास निकालने के बाद मैनेजर ने पूरे ऑफिस में नजर दौड़ाई और सीधे मेरी डेस्क की तरफ बढ़ा। शाओ फेंग, आज काम खत्म होने के बाद थोड़ा रुक जाना, आज ऑफिस की सफाई का काम तुम्हारा है। ये सुनते ही मैं अंदर ही अंदर गुस्से से लाल हो गया। क्या मैं कोई नया नवेला कर्मचारी हूँ जिसे कोई भी दबा सकता है? मैं ही क्यों? मैंने पूछा, क्या हम सबको ये नहीं कह सकते कि हर कोई अपना अपना केबिन साफ कर ले? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अभी नए नए काम पर आए हो और बॉस के ऑर्डर्स को नहीं मानते। ऐसे काम करने का क्या फायदा? काम खत्म होने के बाद पूरे ऑफिस की सफाई करो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। बॉस का केबिन भी समझे? मैं उससे आगे और बहस करने ही वाला था, लेकिन उसकी अगली लाइन सुनते ही मैं तुरंत रुक गया। मैंने नाटक करते हुए बेमन से हाँ कह दिया। मैनेजर को लगा कि मैं कोई टेढ़ी खीर हूँ, पर मैं तो दबा हुआ निकला। मैंने हामी में सिर हिला दिया। वो सुपरवाइजर अपनी चाय का कप लेकर जाने के लिए मुड़ा और जाते जाते मुझे 2-4 बातें सुनाना नहीं भूला। उसके जाने के बाद मैंने बिना देर किए ऑनलाइन जाकर एक छोटा सा हिडन कैमरा ऑर्डर कर और डिलीवरी के लिए खास सेम सिटी का ऑप्शन चुना। मैं इस बात को लेकर परेशान था कि मुझे बॉस के केबिन के पास जाने का मौका कैसे मिलेगा, और यहाँ मौका खुद ब खुद मेरे पास चलकर आ गया था।
जब मैंने पक्का कर लिया कि ऑफिस के सभी लोग घर जा चुके हैं, तो मैंने अभी अभी डिलीवर हुए उस कैमरे को एक कोने में हरे रंग के कागज के पीछे छुपा दिया और कैमरे का एंगल बहुत सावधानी से ऐसे सेट किया कि लेंस सीधे बॉस के केबिन की तरफ रहे। वहां रखी बड़ी मेज पर एक नेम प्लेट थी जिस पर लिखा था चेन युफान, मैनेजिंग डायरेक्टर। अगले दिन मैं अपने केबिन के उसी कोने में दुबका रहा और लगातार रॉक्सी की हर हरकत पर नजर रखता रहा। रॉक्सी पूरी सुबह बॉस के केबिन में नहीं गई। ठीक उसी वक्त जब मेरा सब्र जवाब दे रहा था, रॉक्सी आखिरकार बॉस के केबिन की तरफ बढ़ी। ये देखते ही मैं तुरंत ऑफिस से बाहर निकला और नीचे बनी एक कॉफी शॉप में चला गया। मैं अपने फोन पर मॉनिटरिंग ऐप खोलने के लिए बेताब हो रहा था। मैंने देखा कि रॉक्सी डेस्क पर आधी लेटी हुई थी। मैंने फुर्ती से अपने ईयरफोन लगाए और उनकी साफ साफ सुनाई देने वाली बातें सुनने लगा। उसने अभी भी ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनी हुई है जो काफी अच्छी लग रही है। पिछली बार मैं लगभग पकड़ा ही गया था। अगली बार तुम्हें ये पहनकर नहीं आना चाहिए। इसके बाद मुझे एक सरसराहट की साफ आवाज आई जो सिल्क जैसी लग रही थी। स्टॉकिंग्स के फटने की आवाज आई और उसके ठीक बाद चेन युफान ने रॉक्सी की पीठ पर झुकते हुए कहा, ऑफिस में अब उतना मजा नहीं आ रहा, क्यों न हम तुम्हारे घर चलें? उस पल मुझे इतनी घिन आई जैसे मैंने 100 मक्खियां निगल ली हों। मेरा दिल कर रहा था कि अभी अंदर जाकर उन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूं, पर मैंने खुद को जबरदस्ती शांत किया। अगर बात सिर्फ उन्हें रंगे हाथों पकड़ने की होती तो ये उनके लिए बहुत आसान सजा होती। मैं उसकी साख मिट्टी में मिलाना चाहता था और उसे इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करना चाहता था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक क्रेजी प्लान आया। मैं तुरंत वहां से उठा और भागकर घर पहुंचा और घर के हर कमरे को खुफिया कैमरों से भर दिया। इसके बाद मैंने रॉक्सी को एक मैसेज भेजा कि आज रात मेरी एक मीटिंग है, इसलिए वो बाहर ही अकेले डिनर कर ले। जब सारी तैयारी पक्की हो गई तो मैंने एक होटल ढूंढा और वहां चेक इन कर लिया और शांति से उन दोनों के जाल में फंसने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद रॉक्सी और चेन युफान मेरे घर पहुंच गए। अपने फोन पर उस घिनौने मंजर को देखते हुए मेरे चेहरे पर धीरे धीरे एक अजीब सी मुस्कान आ गई। कोई जल्दी नहीं है, असली ड्रामा तो अभी बस शुरू हुआ है। मैंने मॉनिटरिंग ऐप बंद किया और पुलिस को फोन करने के लिए अपने एक दोस्त के नाम का सिम कार्ड इस्तेमाल किया। मुझे रिपोर्ट करनी थी कि कानिन गार्डन सोसाइटी के बिल्डिंग नंबर 9 फ्लैट नंबर 527 में एक महिला के साथ जबरदस्ती की जा रही है। मुझे अंदर से चीखने चिल्लाने की हल्की आवाजें आ रही हैं। अगर आप लोग जल्दी नहीं आए तो शायद वो ज्यादा देर झेल नहीं पाएगी। प्लीज मेरा नाम सामने मत लाइएगा। मुझे डर है कि वो अपराधी मुझसे बदला ले सकता है। फोन काटने के बाद मैंने तुरंत एक मीडिया रिपोर्टर का नंबर लगाया। जब रिपोर्टर ने फोन उठाया तो मैंने सीधे कहा, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। कानिन गार्डन सोसाइटी की बिल्डिंग नंबर 9 में एक बड़ा क्राइम हुआ है, जल्दी पहुंचिए। मैंने रिपोर्टर के बार बार पूछने पर भी कुछ नहीं बताया और फोन काट दिया। मैं अपनी कार में बैठ गया, एक सिगरेट सुलगाई और चुपचाप इंतजार करने लगा। जल्द ही पुलिस की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं। जैसे ही पुलिस आई, पूरी सोसाइटी के लोग इकट्ठा होने लगे ताकि देख सकें कि आखिर क्या तमाशा चल रहा है। पर आम जनता का स्वभाव है बस तमाशा देखना। मैं अभी ऊपर पहुंचा ही था कि मैंने देखा वो रिपोर्टर अपने कैमरे के साथ मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं मन ही मन और जोर से हंसा, पर हंसते हंसते मेरी आंखों में कुछ आंसू आ गए। लगभग आधे घंटे बाद पुलिस रॉक्सी और चेन युफान को नीचे लेकर आई। दोनों ने ढंग के कपड़े पहन रखे थे और उन्हें पीसीआर में बिठा दिया। वो शातिर रिपोर्टर भीड़ में छुपकर चुपचाप तस्वीरें खींच रहा था। आसपास के लोग अपने फोन निकालकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और इस पूरे कांड पर गॉसिप करने में लगे थे। अब हमें बस पुलिस द्वारा उनके घर वालों को खबर करने का इंतजार करना था ताकि कोई उन्हें आकर ले जा सके। मैं सच में देखना चाहता था कि जब मेरी पत्नी मुझे देखेगी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। अपने किराए के कमरे में वापस आने के कुछ ही देर बाद मुझे पुलिस का फोन आया। मैं हल्का सा मुस्कुराया, पर मैंने बहुत ही हैरान होने वाले टोन में जवाब दिया, हाँ मैं बोल रहा हूँ, क्या बात है? हमें एक रिपोर्ट मिली थी कि आपकी पत्नी के साथ जबरदस्ती की गई है। पर इससे पहले कि पुलिस वाला अपनी बात पूरी कर पाता, मैंने बीच में ही घबराते हुए उसे टोक दिया, आपका मतलब मेरी पत्नी के साथ किसी ने मेरी पत्नी पर हमला किया? रॉक्सी, क्या ये सच है? प्लीज बताइए। आप परेशान मत होइए। मैं परेशान कैसे न हूँ? मेरी पत्नी कैसी है? 2 बार बीच में टोके जाने पर पुलिस वाले ने थोड़ा जोर देकर कहा, सर प्लीज मेरी बात सुनिए, आपकी पत्नी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। मैंने राहत की सांस लेने का नाटक किया और कहा, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है कि रॉक्सी ठीक है, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। उसके साथ जबरदस्ती नहीं हुई, उसने आपको धोखा दिया है। हमारी तफ्तीश के मुताबिक उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो उन दोनों की मर्जी से हुआ था। पुलिस वाले की इस बात ने मुझे मानो सन्न कर दिया और मैंने काफी देर तक चुप रहकर ऐसे नाटक किया जैसे मुझे गहरा शौक लगा हो। मिस्टर फिंग, क्या आप ठीक हैं? मैं जानता हूँ कि ये सब मानना बहुत मुश्किल है, पर आपको हौसला रखना होगा। कोई गलत कदम मत उठाइएगा। मेरी आवाज में बहुत दर्द और कड़वाहट थी। मैं ठीक हूँ, बस ये खबर इतनी अचानक मिली कि मुझे इसे समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है। वैसे आपने मेरे सास ससुर को तो नहीं बताया ना? उसके माता पिता 50 साल से ऊपर के हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। शायद वो इतना बड़ा झटका बर्दाश्त न कर पाए।
आई एम सॉरी, मैं उनके माता पिता को पहले ही फोन कर चुका हूँ। वो लोग रास्ते में ही हैं। मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद मैंने फोन काट दिया, उसे एक तरफ फेंका और बिस्तर पर लेट गया। रॉक्सी, अब देखते हैं कि तुम अपने माता पिता का सामना कैसे करती हो। मैं नफरत से मुस्कुराया और आगे की सिचुएशन को संभालने के बारे में सोचने लगा। आधी रात के बाद मैंने अपना सामान समेटा और भागते हुए थाने पहुंचा। कार से उतरते ही मैं थाने के अंदर भागा, चेहरे पर गहरी चिंता का नाटक करते हुए और अपने गुस्से को दबाते हुए। रॉक्सी एक कुर्सी पर गुमसुम बैठी थी। मुझे देखते ही उसने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया। ऑफिसर से थोड़ी देर बात करने के बाद मैं धीरे धीरे अपनी पत्नी के पास गया और प्यार से उसका हाथ थाम लिया। रॉक्सी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर मैंने उसे मजबूती से पकड़ लिया। मैंने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, रॉक्सी, क्या मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं किया? क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहा? रॉक्सी ने मुझसे नजरें चुराई और चुप रही। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी मेरा फोन बज उठा। कॉलर आईडी पर नजर डालने के बाद मैंने रॉक्सी से कहा, हमारे मम्मी पापा का फोन आ रहा है। तुम्हें उनसे सच बोलने की जरूरत नहीं है, पर सोच लो कि उन्हें क्या सफाई दोगी। इतना कहकर मैं एक तरफ हटा और फोन उठाया। पापा के दिल की बीमारी फिर से बढ़ गई है। मैं थाने में ही हूँ। मैं रॉक्सी को अभी लेकर आता हूँ। मैं रॉक्सी की तरफ मुड़ा। तुम वहाँ बुत बनकर क्यों खड़ी हो? चलो, आपकी इस करतूत की वजह से तुम्हारे पापा हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। इस बारे में बाद में बात करेंगे। हम कार से सीधे शहर के हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ मेरी सास ली शुफिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर इमरजेंसी के बाहर खड़ी थी। रॉक्सी के अंकल भी उनके बगल में बैठे हुए थे। मैं भागकर अपनी सास के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। मम्मी पापा, आप लोग कैसे हैं? क्या कोई खतरे की बात है? ली शुफेन ने मेरी तरफ देखा और तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। फेंग, आई एम सॉरी, हम अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। मम्मी, अभी इस बारे में बात मत कीजिए। पापा की तबीयत इस वक्त सबसे जरूरी है। हम इस पर बाद में बात करेंगे। अभी पापा के ऑपरेशन के पैसे जमा नहीं हुए हैं ना? मुझे जाने दीजिए, मैं पैसे भर देता हूँ। ली शुफेन ने मेरा हाथ थामकर थोड़ा झिझकते हुए कहा, फेंग, हम तुम्हारे पैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मम्मी, आप और पापा मेरे साथ हमेशा इतने अच्छे रहे हैं। आप दोनों, मेरी सास और ससुर ने ही मुझे इस शहर में एक परिवार जैसा महसूस कराया है। अगर रॉक्सी के साथ मेरा रिश्ता न भी हो, तब भी मुझे फाइनेंशियली उनकी मदद करनी चाहिए। मैंने धीरे से अपना हाथ अपनी सास की पकड़ से छुड़ाया, मुड़ा और कैश काउंटर की तरफ बढ़ गया। मेरी सास मुझे दूर जाते हुए देखती रही। उनका मुंह खुला का खुला रह गया, पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उनके दिल में जो गिल्ट था, उसने उन्हें शर्मिंदा कर दिया था। मेरी सास रॉक्सी के पास गई, जिसने अपना सिर झुका रखा था, और डरते डरते उन्हें मम्मी कहकर बुलाया। ली शुफेन ने अपना हाथ उठाया और रॉक्सी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मुझे मम्मी मत बुलाओ, मुझे तुम जैसी बेशर्म बेटी नहीं चाहिए। फेंग इतना अच्छा इंसान है, तुम उसके साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकती हो? सोच लो कि अब तुम उसे क्या सफाई दोगी। रॉक्सी ने ली शुफेन का हाथ पकड़ लिया और रोने लगी। मम्मी, आई एम सॉरी, मुझ पर सच में कोई भूत सवार हो गया था। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। ली शुफेन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसे अनदेखा कर दिया। बेटी वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई और घबराकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखने लगी। पैसे भरने के बाद मैं वापस आया। जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकला, मैंने देखा कि रॉक्सी एक तरफ अकेली खड़ी थी। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं आगे बढ़ा और अपनी सास के बगल में बैठकर उन्हें दिलासा देने लगा। मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने ऑपरेशन की फीस भर दी है। अगर और जरूरत पड़ी तो मैं बाद में और पैसे दे दूंगा। ली शुफेन को इस वक्त शर्मिंदगी और अपनापन दोनों एक साथ महसूस हो रहे थे। फेंग, इस बार जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें बहुत अफसोस है। इस कांड के बाद अगर तुम रॉक्सी को डिवोर्स भी देना चाहो तो हम एक शब्द नहीं बोलेंगे और तुमसे एक ढेला भी नहीं लेंगे। तुमने इलाज का जो भी खर्चा उठाया है, हम उसे चुकाने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। इस बारे में पापा के ठीक होने और घर लौटने के बाद बात करेंगे। ठीक उसी पल रॉक्सी थोड़ा हिचकिचाई। खुद से काफी कश्मकश करने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और घुटनों के बल बैठ गई। बिना किसी संकोच के रोती हुई आवाज में बोली, जान, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। मैं लालच में आकर कुछ पलों के लिए अंधी हो गई थी। मैं कसम खाती हूँ कि आगे से कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगी। मैंने गंभीर चेहरा बनाकर रॉक्सी को उठाने की कोशिश की। ये हॉस्पिटल है, इस बारे में हम घर चलकर बात कर सकते हैं। पर रॉक्सी लगातार रोए जा रही थी और मेरे पैर पकड़े हुए थी। मेरी सास उठी और उन्होंने रॉक्सी को एक और थप्पड़ मार दिया। यहाँ तमाशा खड़ा करने के लिए क्या इतनी शर्मिंदगी काफी नहीं है? ये हॉस्पिटल है। मेरी आंखों में नफरत की एक चमक कौंधी, पर मैंने उसे उठाने की कोई कोशिश नहीं की। रॉक्सी ने ली शुफेन की तरफ हैरानी से देखा। उसने सोचा था कि अपनी माँ के सामने वो विक्टिम कार्ड खेल लेगी और मुझे माफ करने पर मजबूर कर देगी, भले ही वो माफी झूठी होती, ताकि उसे उम्मीद की एक किरण दिख जाए। पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी माँ ही उसका साथ नहीं देगी। मैं मन ही मन नफरत से मुस्कुराया। मैं अच्छी तरह जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। क्या इसे बच्चों का खेल समझा जा सकता है? पूरी रात जागकर काटने के बाद मेरे ससुर आखिरकार ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए। वो वार्ड में अभी भी बेहोश लेटे हुए थे। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, मम्मी, आप और अंकल उम्रदराज हैं, आप लोग जाइए, पहले आराम कर लीजिए। मैं यहीं रुककर निगरानी रखूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है?
तुम पूरे दिन से थके हुए हो, तुम जाओ और पहले आराम करो। इसके अलावा तुम्हें और रॉक्सी को भी वापस जाकर बात करनी चाहिए और किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। अपनी सास की जिद देखकर मैंने और मना नहीं किया। मैं नीचे गया, नाश्ता खरीदा और फिर रॉक्सी के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ गया। जब हम घर पहुंचे तो रॉक्सी ने अपने जूते तक नहीं उतारे, वो सीधे मेरी तरफ बढ़ी और घुटनों के बल बैठ गई। जान, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे एक बात जाननी है, क्या मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा रहा? तुमने ऐसा क्यों किया? ये सच में सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जान, मुझसे सच में बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कसम खाती हूँ कि मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो? रॉक्सी अब अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। उसने अपने हाथ फैलाए और मेरे पैर पकड़ लिए। जान, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। मैं इस गलती की भरपाई करने का वादा करती हूँ। कल ही मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी और तुम्हारे ख्याल रखने के लिए पूरे समय घर पर ही रहूंगी। जान, मुझे मारो, इससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा। मैंने रॉक्सी को एक तरफ धकेला और बस उसे देखता रहा। मैंने अपना हाथ उठाया और उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करना चाहा। रॉक्सी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सब कुछ भूल गई, लेकिन जब थप्पड़ गाल पर पड़ा तो कोई आवाज नहीं हुई। असल में मैंने अपनी ताकत कम कर दी थी और उसे एक हल्के दुलार में बदल दिया था। मेरी उंगलियां धीरे से उसके गाल को सहला रही थी। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता। रॉक्सी अब खुद पर काबू नहीं रख पाई और उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। जान, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे तलाक मत लो। अब से हम एक शांत और अच्छी जिंदगी जिएंगे। ये तुम्हारे बर्ताव पर निर्भर करता है। अगर मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूं। रॉक्सी खुशी से चहक उठी। मैं अपना बेस्ट देने का वादा करती हूँ, तुम मुझ में बदलाव देखोगे। दोपहर के खाने के बाद हम उसके माता पिता से मिलने हॉस्पिटल खाना लेकर गए। वार्ड के पास पहुंचकर मैंने अंदर जाने से पहले दरवाजा खटखटाया। मैंने एक टेबल ढूंढी और उस पर सारे बर्तन लगा दिए। ली शुफेन ने अपनी भवें सिकोड़ी और पूछा, वो बदतमीज लड़की कहाँ है? वो बाहर ही खड़ी है। उसे डर है कि कहीं उसके पापा जाग न जाएं और उसे देखकर उन्हें फिर से कोई दौरा न पड़ जाए, इसलिए वो अंदर नहीं आई। अगर उसे इतनी ही चिंता होती तो वो ऐसी शर्मनाक हरकत ही क्यों करती? मैं बिल्कुल शांत रहते हुए बस मुस्कुरा दिया। जब वो लोग खाना खा रहे थे, मैं बेड के पास बैठकर अपने ससुर की देखभाल करने लगा। पता नहीं ये सिर्फ मेरा वहम था या सच, पर मुझे लगा कि मेरे ससुर की उंगली हिली। देखते ही देखते मैंने उन्हें अपनी आंखें खोलते हुए देखा। मैं तुरंत उनके करीब गया और कहा, पापा, आप जाग गए? क्या आपको कहीं कोई तकलीफ महसूस हो रही है? मेरी सास और अंकल जो खाना खा रहे थे, मेरी आवाज सुनते ही तुरंत अपनी कटोरी चम्मच छोड़कर बेड के पास इकट्ठा हो गए। दूसरी तरफ रॉक्सी वार्ड के बाहर से ही झांक रही थी और अंदर आने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। ली शुफेन आगे बढ़ी और पूछा, अजी सुनिए, अब कैसा लग रहा है? कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? बहयांगो भले ही अभी थोड़े कमजोर थे, पर उन्होंने गंभीर चेहरा बनाया और आसपास देखा। उस शख्स को न पाकर जिसे वो देखना चाहते थे, वो थोड़े चिढ़ गए। अच्छा, और मेरी बेटी जिसे मैंने इतने सालों तक पाला पोसा, वो मेरे दामाद से भी कम भरोसेमंद निकली। मैं यहाँ बीमार पड़ा हूँ और वो मुझे देखने तक नहीं आ रही। पापा, ऐसा नहीं है, वो ठीक दरवाजे के बाहर ही खड़ी है। उसे चिंता थी कि आपको देखकर कहीं फिर से दौरा न पड़ जाए, इसलिए उसकी अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई। उसे अंदर बुलाओ। मैंने वार्ड से बाहर जाने और रॉक्सी को अंदर लाने से पहले ली शुफेन की तरफ देखा। रॉक्सी ने अपने पापा के गंभीर चेहरे को देखा। उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और वो डरी सहमी सी लग रही थी। उसने सिर झुकाकर बहुत ही दबी हुई मच्छर जैसी आवाज में उन्हें पुकारा, पापा, मुझे पापा मत बुलाओ, मुझे तुम जैसी बेटी नहीं चाहिए। रॉक्सी धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। पापा, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में एहसास हो गया है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मुझे कहना पड़ेगा कि मैं मन ही मन उसकी थोड़ी तारीफ करने लगा कि देखो घुटने टेकने की उसकी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है। बहयांगो ने कुछ पल संघर्ष किया, फिर उन्होंने उठने की कोशिश की, पर उनका शरीर बहुत कमजोर था। उन्होंने रॉक्सी की तरफ देखा और मुझसे कहा, फेंग, मैं जानता हूँ कि तुम गुस्से में हो, मेरी तरफ से इसे एक खींचकर मारो। मैं सन्न रह गया। बहयांगो की तरफ देखते हुए मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। मैं सच में उसे मारना चाहता था, पर मुझे ये भी डर था कि कहीं ये कोई चाल न हो, मुझे टस से मस न होते देख। बहयांगो आगे बोले, क्या तुम एक औरत पर हाथ भी नहीं उठा सकते? क्या तुम मर्द नहीं हो? जब उन्होंने ऐसा कह ही दिया तो मैंने और संकोच नहीं किया। मैंने अपना हाथ उठाया और रॉक्सी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की वो गूंजती हुई साफ आवाज काफी देर तक वार्ड में गूंजती रही। ये देखकर बहयांगो के चेहरे के भाव आखिरकार थोड़े ठीक हुए। उन्होंने मुझे अपनी बेटी को मारने पर मजबूर किया था। वो चाहते थे कि मेरे अंदर का सारा गुबार और कड़वाहट बाहर निकल जाए। सिर्फ इसी तरीके से इस शादी को टूटने से बचाया जा सकता था। भले ही रॉक्सी को वो करारा थप्पड़ पड़ा था, पर वो अंदर ही अंदर खुश थी कि मैंने उसे मारा, क्योंकि इसका मतलब था कि अभी भी उसे मेरी माफी मिलने की उम्मीद बाकी थी। मैं आगे बढ़ा और उसके चेहरे के दूसरी तरफ भी एक थप्पड़ मार दिया, पर इस बार मैं खुद ही रुक गया। रॉक्सी के उन सूजे हुए गालों की तरफ देखते हुए मैंने गुहार लगाई, पापा, अब बस कीजिए,
बेह्यांगो खिड़की की तरफ देखने के लिए मुड़े और बोले, जब दामाद ने ही इसके लिए सिफारिश कर दी है तो जाने दो, इसे ले जाओ यहाँ से। मैं इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। अब तुम दोनों के बीच की बात है, तुम लोग डिवोर्स लो या साथ रहो, ये तुम्हारा फैसला है, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। मैंने अपना मुंह खोला पर आखिर में कुछ नहीं कहा। पापा आप आराम कीजिए, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे किसी भी वक्त फोन कर लीजिएगा। अपनी बात खत्म करने के बाद मैं रॉक्सी के साथ वार्ड से बाहर आ गया। रॉक्सी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मेरे पीछे पीछे चल रही थी। पहले जब हम साथ चलते थे तो हम हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे या फिर रॉक्सी मुझसे आगे चलती थी, लेकिन इस बार रॉक्सी मेरे पीछे चल रही थी। परिवार में उसका रुतबा अब पूरी तरह बदल चुका था। घर लौटने के बाद रॉक्सी ने तुरंत साफ सफाई शुरू कर दी। उसकी खाली बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो घर के कामों में हाथ बटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वो इस डर से मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी कि कहीं मैं फिर से गुस्से में न आ जाऊं। असल में अगर रॉक्सी इस वक्त डिवोर्स की बात छेड़ देती तो मेरे आगे के सारे प्लान चौपट हो जाते। मैं अपना प्लान पूरा करना चाहता था, पर बदकिस्मती से उसमें अपने घरवालों के आरोपों का सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी। वो डिवोर्स नहीं चाहती थी। मैं आखिरी तिनका था जिसे पकड़कर वो डूबने से बच सकती थी। मैंने अभी अभी खबरें और इंटरनेट चेक किया था और अब वो पूरे नानचेंग शहर में बदनाम हो चुकी थी। समाज से उसे जो दुत्कार मिल रही थी वो उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी थी। रॉक्सी सिर्फ मेरे पीछे छुप सकती थी और इसी सहारे अपनी जिंदगी घसीट रही थी। काम में जुटी हुई रॉक्सी को देखते हुए मेरे होठों पर एक ठंडी क्रूर मुस्कान आ गई और मैंने उसे एक नौकर की तरह हुक्म दिया, जाओ मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाओ। रॉक्सी ने चाय छानने के लिए तुरंत अपना काम बीच में ही छोड़ दिया। अब वो सिर्फ मुझे खुश करने की कोशिश कर सकती थी ताकि मैं डिवोर्स की बात न उठाऊं। इसके बाद मैं ऑनलाइन गया और जानकारी खंगालने लगा। जैसे ही मैंने इंटरनेट खोला मुझे वो सब दिख गया जो पिछली रात हुआ था। कमेंट सेक्शन पर नजर डालने के बाद मुझे वहाँ गालियों और लानत मलानत की बाढ़ दिखी, जिससे मेरे दिल को काफी तसल्ली मिली। रात का खाना तैयार था। खाना खाने के बाद मैं हॉस्पिटल खाना पहुँचाने के लिए कार से निकल गया। इस बार मैं रॉक्सी को अपने साथ नहीं ले गया। अब रॉक्सी को थोड़ा वक्त अकेले में बिताने देने का समय आ गया था। सिक्योरिटी कैमरे से देखते हुए मैंने देखा कि रॉक्सी सोफे पर अकेली बैठी थी, अपने घुटनों को समेटे हुए, और उसका फोन हल्की रोशनी में चमक रहा था। वो साफ तौर पर अपने फोन को ही देख रही थी, पर कुछ ही देर में वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं जानता था कि वो इंटरनेट पर उन्हीं वीडियो को देख रही है और लोगों की गालियां सुन रही है। वो अंदर से पूरी तरह टूट रही थी, पर ये तो अभी कुछ भी नहीं था। मैंने नफरत से मुस्कुराते हुए अपना फोन बंद किया और पूरी लगन से कार चलाते हुए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया ताकि रॉक्सी के मम्मी पापा के साथ रात का खाना खा सकूं। खाना खाने के बाद मेरे ससुर बेह्यांगो ने धीमी आवाज में कहा, मैं अब लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ। मैं यहाँ और तुम लोगों को परेशान नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि कल मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा और मैं कुछ समय घर जाकर आराम करूंगा। पापा आप अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, कुछ दिन और आराम कर लीजिए। भले ही मैंने उनसे ऐसा कहा, पर मैं मन ही मन बेहद खुश था, क्योंकि रॉक्सी को अंदाजा भी नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अगली सुबह रॉक्सी ने मुझे जगाया, जान मुझे पता है कि आज पापा को डिस्चार्ज मिलने वाला है, मैं बस थोड़ी देर में वहाँ पहुँचती हूँ, तुम भी आ जाओ। नाश्ता करने के बाद मैं रॉक्सी के साथ कार से हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में मैंने रॉक्सी को उसके मम्मी पापा को संभालने के लिए कहा, जबकि मैं डिस्चार्ज के कागजात पूरे करने और बाकी के पैसे भरने चला गया। ली शुफेन ने अपनी बेटी पर एक नजर डाली। अब उनके पास उसे कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो उसे डांट चुकी थी, मार चुकी थी, पर वो तो बस चुप थी। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों खुद ही अपना मामला सुलझाओ। ठीक है मम्मी पापा, आप लोग क्यों नहीं कुछ दिनों के लिए मेरे घर आकर रुक जाते? बेह्यांगो ने हाथ हिलाते हुए कहा। फेंग, हम तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहते, तुम हमें घर छोड़ दो। पिछले कुछ दिनों से घर पर कोई नहीं है। हम तुम्हारे अंकल को और परेशान नहीं कर सकते कि वो आकर हमारे सुअरों और मुर्गियों को दाना पानी दें। ये देखकर कि उन्होंने साफ मना कर दिया है, मैंने उन्हें और रोकने की कोशिश नहीं की। हम कार से शहर से बाहर निकले और अपने गांव की तरफ बढ़ गए। रॉक्सी आगे की पैसेंजर सीट पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी और उसकी आंखों में साफ तौर पर एक खौफ था। अगर इस वक्त वो किसी चीज से सबसे ज्यादा डर रही थी तो वो था अपने गांव वापस जाना। वो अंदाजा लगा सकती थी कि उसके रिश्तेदार और पड़ोसी उसे कैसी अजीब नजरों से देखेंगे। रॉक्सी मुड़ी और उसने सुलगती हुई लाचार नजरों से मेरी तरफ देखा। वो मुझसे भीख मांग रही थी कि मैं वहां और ज्यादा न रुकूं। वो सच में बुरी तरह डरी हुई थी। मैंने रॉक्सी की उस तरस खाती नजर को अनदेखा नहीं किया। मैं जानता था कि किसी चीज को हद से ज्यादा खींचना उल्टा पड़ सकता है। आखिरकार जब एक खरगोश को भी कोने में घेर दिया जाए तो वो भी काट लेता है। एक पथरीले और ऊबड़ खाबड़ ग्रामीण रास्ते पर कार चलाने के बाद हमारे सामने एक गांव दिखाई दिया। ये रॉक्सी के माता पिता का गांव था, बैजिया गांव। बैजिया गांव के ज्यादातर लोगों का सरनेम बै ही था और वो सब आपस में खून के रिश्ते से जुड़े हुए थे। कार पार्क करने के बाद लड़कों के एक ग्रुप ने मुझे घेर लिया। मैं बाहर निकला और उन छोटे शैतानों को वहां से हटाने के लिए उन्हें टॉफियां देने लगा। फेंग भाई,
मैंने अपनी मम्मी से सुना है कि रॉक्सी दीदी ने अपने मंगेतर को धोखा दिया है। वैसे धोखा देने का मतलब क्या होता है? एक छोटे बच्चे ने मेरी आस्तीन खींचते हुए पूछा। यह सुनकर मेरा चेहरा थोड़ा उतर गया, पर फिर भी मैं नीचे झुका और बोला, ओए चमगादड़, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? दोबारा पूछा तो हाथ से टॉफी छीन लूंगा। नहीं नहीं फेंग भाई, आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। आपने ये मुझे दे दी हैं, अब आप इन्हें वापस नहीं ले सकते। बच्चा फुर्ती से टॉफी अपने मुंह में ठूसकर वहां से भाग खड़ा हुआ। चूंकि कार की खिड़की खुली हुई थी, रॉक्सी ने उस बच्चे की एक एक बात साफ साफ सुन ली थी। उस मासूम आवाज ने रॉक्सी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था और वो शर्म के मारे इस कदर पानी पानी हो गई कि वो अपना सिर तक नहीं उठा पा रही थी। वो कार की सीट पर दुबक कर थर थर कांपने लगी। जब तुम्हें पता है कि ये कितनी शर्म की बात है तो ये सब गुल खिलाने से पहले क्यों नहीं सोचा? बेहियांगो ने गुस्से में कोसा। रॉक्सी में तो पलट कर जवाब देने की भी हिम्मत नहीं थी। उसी वक्त मैंने कार का दरवाजा खोला। पापा चलिए, मुझे आपको कार से उतारने दीजिए, जरा संभाल कर। मम्मी पापा को कार से उतारने में मदद करने के बाद मैं आगे की पैसेंजर सीट की तरफ गया और खिड़की खटखटाई। जाओ, जाकर नाश्ता तैयार करो, मम्मी पापा ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। रॉक्सी ने अपना सिर झटका और सुलगती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। वो सच में यहाँ एक सेकंड भी और नहीं रुकना चाहती थी। तुम क्यों चाहती हो कि मम्मी अकेली खाना पकाए? रॉक्सी बहुत बेमन से कार से नीचे उतरी। घर लौटने के बाद वो किचन में ऐसी घुसी कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेहियांगो और उनकी पत्नी के आने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। करीबी रिश्तेदार उनसे मिलने चले आए थे और कुछ लोग तो खास तौर पर ये देखने आए थे कि आखिर माजरा क्या है। लोगों का एक बड़ा ग्रुप टेबल के आसपास बैठ गया। चाय की चुस्कियां ली जा रही थीं और गॉसिप चल रही थी। बेशक वो लोग खुलकर उन नाजुक मुद्दों पर बात नहीं कर रहे थे, पर मेरी तरफ उनकी जो नजरें थी वो काफी अजीब थीं। तभी उसकी चाची ने बात को रेदने की पहल करते हुए कहा, रॉक्सी तुम क्या सोच रही हो? चाची प्लीज कुछ मत पूछिए, मेरी थोड़ी इज्जत रख लीजिए। उसी पल मेरे ससुर बेहियांगो ने हल्के से मेज थपथपाई। बहन, क्यों ना आप सब आज अपने अपने घर लौट जाएं? मैं अभी अभी ठीक होकर आया हूँ। मैं कुछ दिनों में खुद आप लोगों से मिलने आऊंगा। बेहियांगो ने सीधे तौर पर उन्हें जाने का हुक्म दे दिया था। सच कहूँ तो अब उनका जाना ही ठीक था। एक बार जब बात छिड़ जाती तो लोगों का वो बड़ा ग्रुप बातें बनाना शुरू कर देता और न जाने कैसी कैसी कड़वी और गंदी बातें सुनने को मिलती। बाकी लोग भी खड़े हो गए और बोले, तो ठीक है, हम लोग चलते हैं, किसी और दिन आकर मिलेंगे। रॉक्सी ने सबके जाने का इंतजार किया और उसके बाद ही खाना बाहर लेकर आई। असल में उसने खाना काफी पहले ही तैयार कर लिया था, पर वो बाहर इसलिए नहीं आई क्योंकि बाहर बहुत भीड़ थी। जब बेहियांगो ने रॉक्सी को देखा तो उनका चेहरा तुरंत गुस्से से तमतमा उठा। क्या अब तुम्हारे नखरे बढ़ गए हैं? इतनी शर्मनाक हरकत करके बैठी हो। भगवान जाने मुझ जैसी औलाद को तुम जैसी बेटी कैसे पैदा हो गई। पापा शांत हो जाइए, मैं इसे वापस ले जा रहा हूँ। अगर हम ये खाना नहीं खाएंगे तो रॉक्सी पर सच में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा और हो सकता है वो कहीं भाग जाए। ये ठीक नहीं होगा। मेरा आगे का सारा प्लान इस बात पर टिका था कि मेरे सास ससुर ही आगे की बातें फैलाएं। हम सिर्फ धीरे धीरे वार करके ही उसे अंदर से तोड़ सकते थे। अगर हम जल्दबाजी करते तो खेल उल्टा पड़ जाता। इसके बाद मैं खड़ा हुआ और अपने सास ससुर से विदा ली। मैं रॉक्सी को ले जा रहा हूँ। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कभी भी फोन कर लीजिएगा। रॉक्सी तो मानो भागकर कार की तरफ लपकी। उसे लग रहा था कि अगर वो यहाँ थोड़ी देर और रुकी तो वो यकीनन पागल हो जाएगी। रॉक्सी का ये रूप देखकर बेहियांगो का चेहरा एक बार फिर उतर गया, पर इस बार मेरा लिहाज रखते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब कार आगे बढ़ी और हम घर की तरफ चलने लगे तो मैंने झुंझलाहट भरे लहजे में रॉक्सी की तरफ देखा। रोना बंद करो। रॉक्सी खुद भी रोना नहीं चाहती थी, पर मायके में उसे जिन अजीब और हिकारत भरी नजरों का सामना करना पड़ा था, उसकी याद आते ही उसकी सिसकियां बेकाबू हो जा रही थीं। मुझे उसकी वो रोने की आवाज पसंद आ रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था कि वो रो रही है। वो जितना ज्यादा रोती मैं उतना ही ज्यादा खुश होता। जब हम वापस अपनी सोसाइटी पहुंचे तो मैंने कार पार्क की और जैसे ही बाहर निकला किसी ने आवाज दी, फेंग जरा यहाँ आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। सांग आंटी, क्या बात है? फेंग, तुम इस लड़की को डिवोर्स कब दे रहे हो? जब लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो आंटी तुम्हारे लिए एक बढ़िया लड़की ढूंढेंगी। चिंता मत करो, मैं जिस लड़की से तुम्हारी बात करवाऊंगी वो बहुत ही संस्कारी और सुलझी हुई है, कुछ लोगों से तो लाख गुना बेहतर है। मैंने जवाब देने में थोड़ा हिचकिचाने का नाटक किया, पर मेरी आंखें लगातार रॉक्सी की तरफ ही थीं। मैं उसकी हालत देखना चाहता था। रॉक्सी काफी दूर खड़ी थी, इसलिए जाहिर है उसने सांग आंटी की एक एक बात सुन ली थी। वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसने अपने होंठ भींच रखे थे, पर उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं उसका इकलौता सहारा था। वो किसी और को मुझे अपने से दूर कैसे करने दे सकती थी? उसी पल उसके दिल में एक बड़ा डर बैठ गया। मैं एक काबिल इंसान हूँ, इस बात में कोई शक नहीं था, और वो जानती थी कि इस वक्त वो मुझ जैसे इंसान को संभाल कर नहीं रख सकती, इसलिए वो घबरा गई। उसे अब कुछ तो करना ही था। रॉक्सी चलकर हमारे पास आई और मेरे पीछे आकर चुपचाप खड़ी हो गई।
जिससे वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके, पर उसने बीच में टोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो सांग आंटी से उसकी बहस हो जाएगी। उसे डर था कि फेंग के दिल में उसकी बची कुची इज्जत और कम न हो जाए। अगर एक छोटी सी बहस की वजह से उसकी वो बची कुची जगह भी हाथ से निकल जाती तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाती। मैं सांग आंटी की तरफ मुड़ा और कहा, सांग आंटी, ये मेरा पर्सनल मामला है, आपको इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सांग आंटी ने रॉक्सी की नजर डाली और बिना किसी लाग लपेट के सीधे कहा, क्या तुम इसे डिवोर्स देने का नहीं सोच रहे हो? तुम्हारी पत्नी ने ऐसा कांड किया है और तुम ये सब चुपचाप बर्दाश्त कर लोगे? रॉक्सी ने अपने होंठ इस कदर भींचे कि उनमें से खून आने लगा, पर वो एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मेरा चेहरा गुस्से से उतर गया। सांग आंटी, अब बहुत हुआ, मैं पहले घर जा रहा हूँ। घर वापस आने के बाद मैं सोफे पर लेट गया और एक सिगरेट सुलगा ली। मैं बहुत शांत था। रॉक्सी घर आते ही बिना अपने जूते बदले सीधे मेरे पास आई और घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। असल में उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो जानती थी कि मैं बहुत गुस्से में हूँ और इस वक्त उसका कुछ भी बोलना मेरे गुस्से को और भड़का सकता था। मैंने सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ा और कहा, अब इस नौटंकी का क्या मतलब है? रॉक्सी ने अपने दांत भींचे और बहुत ही धीमी आवाज में बोली, जान, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। आई एम सॉरी, तुम मुझे मारो। मैंने ताना मारते हुए कहा, शर्मिंदगी? हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत नीचा देखना पड़ा है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि पिछले कुछ दिनों से पड़ोसी मुझे कैसी नजरों से देख रहे हैं? क्या तुम्हें पता है कि जब मैं तुम्हारे मायके में था तो तुम्हारे रिश्तेदारों ने मुझे कैसे देखा? वो नजरों में मेरे लिए सिर्फ तरस और हमदर्दी थी, और एक मर्द को इन चीजों की कतई जरूरत नहीं होती। रॉक्सी अब अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। उसने आगे बढ़कर मेरे पैर पकड़ लिए और रोने लगी। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। जान, मुझे मारो। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे सजा दो। रॉक्सी ने बहुत ही लाचार होकर भीख मांगी। रॉक्सी को इस हाल में देखकर मेरे दिल का गुस्सा अनजाने में थोड़ा शांत हो गया। असल में मैंने सोच रखा था कि घर लौटकर मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा, पर उसकी ये हालत देखकर मैं ऐसा नहीं कर पाया। अगर मैं उसे मारता तो शायद वो चैन की सांस लेती और ये सोचती कि मार खाने से उसके सारे पाप धुल गए। मैंने रॉक्सी के हाथ से वो कपड़े सुखाने वाली डोरी हंटर छीनी और उसे एक तरफ फेंक दिया। उसे उसी हाल में छोड़कर मैं सीधा बेडरूम की तरफ बढ़ गया। रॉक्सी जमीन पर घुटनों के बल बैठी की बैठी रह गई और सामने सूनी नजरों से ताकती रही। कभी कभी एक ठंडी बेरुखी या बिना एहसास के कहे गए शब्द किसी शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा गहरे जख्म दे जाते हैं। रॉक्सी इस वक्त उसी गहरे दर्द से गुजर रही थी। मेरी इस बेरुखी ने उसे लगभग पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया था। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो इस घुटन से आजाद होना चाहती थी। उसे अब हर हाल में डिवोर्स चाहिए था। रॉक्सी उठी और पागलों की तरह बेडरूम की तरफ भागी। फेंग, मुझे डिवोर्स चाहिए।